नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अर्बन कंपनी के आईपीओ की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो आजकल बाजार में काफी हलचल मचाए हुए है। जी नमस्कार। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, श्रोताओं ने ही भेजे हैं, कुछ लेख, कुछ रिसर्च नोट्स। तो आज का इरादा यही है कि इनको खंगालें और देखें कि इस आईपीओ में क्या खास बातें हैं, मौके क्या हैं और शायद कुछ जोखिम भी हो। बिल्कुल। ये आईपीओ खासकर उन लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प है जो भारत के बढ़ते सर्विस सेक्टर में, घर से जुड़ी सेवाओं में और टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस मॉडल्स में इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, और शुरुआती खबरें तो यही बता रही हैं कि बाजार में इसको लेकर जोश तो काफी है। सुनने में आया कि पहले दिन ही आईपीओ खुलते ही इसको जबरदस्त रिस्पांस मिला, खासकर रिटेल निवेशकों की तरफ से, हम आप जैसे छोटे निवेशकों से। हाँ। और इतना ही नहीं, वो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है ना, जीएमपी, वो भी काफी तगड़ा बताया जा रहा है। बिल्कुल। ये जो शुरुआती संकेत होते हैं, जैसे ये सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हुए या जीएमपी, ये अक्सर बाजार का मूड बताते हैं कि हाँ अभी तो माहौल गर्म है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं होती है ना। इसके पीछे क्या वजह हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, वो समझना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा और गहरे उतरते हैं, फिर अर्बन कंपनी के आईपीओ की बारीकी को समझते हैं, देखते हैं ये स्रोत हमें क्या खास बताते हैं। सबसे पहले थोड़े बेसिक आंकड़े देख लेते हैं। हाँ। तो आईपीओ का कुल साइज है 1900 करोड़ रुपए। इसमें से करीब 472 करोड़ रुपए तो नए शेयर जारी करके कंपनी पैसा जुटाएगी। अच्छा। और बाकी का बड़ा हिस्सा, करीब 1428 करोड़ रुपए, वो मौजूदा शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं, ऑफर फॉर सेल, जिसे ओएफएस कहते हैं। हाँ। और शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है 98 से 103 रुपए प्रति शेयर। हाँ, यहाँ ये ओएफएस वाली बात समझना जरूरी है। जो ये 1900 करोड़ टोटल साइज दिख रहा है, उसमें से करीब 1400 करोड़ से ज्यादा तो कंपनी के पास नहीं जा रहा है। अच्छा। वो पैसा तो पुराने निवेशकों को मिलेगा या प्रोमोटर्स को, जो अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। कंपनी के अपने काम के लिए, जैसे बिजनेस बढ़ाने या कर्ज चुकाने के लिए, वो नए शेयर्स वाले 472 करोड़ ही होंगे। ये एक जरूरी पॉइंट है। अक्सर लोग सोचते हैं सारा पैसा कंपनी को ही जाएगा। हाँ। अच्छा, अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पर, जिसकी इतनी बात हो रही है। तो पहले दिन के आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। कुल मिलाकर आईपीओ करीब 3.13 गुना भर गया था। हाँ, और अगर इसको अलग अलग कैटेगरी में देखें ना, तो तस्वीर और साफ होती है। जैसे रिटेल निवेशक, हम जैसे छोटे निवेशक, उनका कोटा तो लगभग 7 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अरे वाह, 7 गुना। हाँ, और जो एनआईआईज होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े निवेशक या कंपनियां, उनका हिस्सा भी करीब 4.16 गुना भरा। और क्यूआईबीज यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां, उनका हिस्सा भी करीब 1.3 गुना सब्सक्राइब हुआ। ये रिटेल वाला 7 गुना तो कमाल है। आम निवेशकों में जबरदस्त क्रेज है इसको लेकर। बिल्कुल। और ये जीएमपी का क्या सीन है? ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या संकेत दे रहा है? तो जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम इशू प्राइस यानी 103 रुपए के अपर बैंड पर करीब 35% चल रहा है। 35%? हाँ, तो इसके आधार पर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद लिस्टिंग 139-140 के आसपास हो सकती है। अच्छा। लेकिन हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि जीएमपी कोई गारंटी नहीं होती। ये बाजार का एक अनौपचारिक मूड दिखाता है। अक्सर शॉर्ट टर्म की उम्मीदें होती हैं। सही बात। लिस्टिंग कहाँ होगी ये तो मार्केट पर ही निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, 35% प्रीमियम ये तो दिखा ही रहा है कि लिस्टिंग गेन की उम्मीद बाजार में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो बाजार में तो गर्मी है, ये साफ है। लेकिन कंपनी खुद कैसी है? उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? इस पर एक बड़ी खबर ये आई है कि फिस्कल ईयर 2025 में अर्बन कंपनी ने पहली बार पूरे साल का प्रॉफिट दिखाया है। हाँ। करीब 240 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और साथ ही रेवेन्यू भी पिछले साल से 38% बढ़कर 1145 करोड़ हो गया है। ये आंकड़े तो पहली नजर में तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, हेडलाइन तो यही है और ये आकर्षक भी लगती है। घाटे से मुनाफे में आना, रेवेन्यू भी बढ़ना। लेकिन जब इन आंकड़ों को थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना, तो एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। ये जो 240 करोड़ का मुनाफा है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 211 करोड़, वो एक वन टाइम डेफर्ड टैक्स क्रेडिट की वजह से है। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, ये क्या होता है? ये बेसिकली पिछले सालों में जो कंपनी को घाटा हुआ था, उसकी वजह से भविष्य में जो टैक्स देना पड़ता, उसमें छूट मिल जाती है। तो उस टैक्स बचत को कंपनी ने इस साल अपने मुनाफे में दिखाया है। अच्छा, तो इसका ये हुआ कि अगर ये टैक्स वाली एडजस्टमेंट हटा दें तो कंपनी का जो अपना बिजनेस है उससे हुआ मुनाफा उतना नहीं है। बिल्कुल।
अगर हम टैक्स क्रेडिट हटाकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो आंकड़ा सिर्फ 28 करोड़ के आसपास ही आता है। ओह, सिर्फ 28 करोड़। हाँ, तो इसीलिए कुछ रिसर्च एनालिस्ट हैं, जैसे स्मार्ट कर्मा का नाम आया है सोर्सेज में, उन्होंने इस मुनाफे की सस्टेनेबिलिटी पर, मतलब ये कितना टिकाऊ है, इस पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि ये मुनाफा शायद आगे जारी ना रहे, क्योंकि ये कंपनी के कोर ऑपरेशन से कम और एक अकाउंटिंग एंट्री पर ज्यादा निर्भर है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मुनाफा असली है, टिकाऊ है, या बस एक बार की एडजस्टमेंट है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, आगे इसी लेवल का प्रॉफिट बनाए रखना शायद एक चुनौती हो सकती है। तो फिर इतने सवालों के बाद भी निवेशक क्यों पैसा लगा रहे हैं? मतलब क्या पॉजिटिव बातें हैं जो उन्हें खींच रही हैं? सबसे पहली बात जो समझ आती है वो ये कि अर्बन कंपनी भारत के होम सर्विस मार्केट में जो तेजी से बढ़ रहा है उसमें मार्केट लीडर है। ये बात सही है। घर पर जो सर्विसेज मिलती हैं उसका मार्केट भारत में बहुत बड़ा है, लेकिन काफी अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटिशियन सब बिखरे हुए हैं। हाँ, अर्बन कंपनी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको ऑर्गेनाइज करने में काफी अहम रोल निभाया है। इससे उनकी एक मजबूत ब्रांड पहचान भी बनी है और उनका जो बिजनेस मॉडल है वो नेटवर्क इफेक्ट पर चलता है। नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है, जरा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। नेटवर्क इफेक्ट का सीधा मतलब है कि जैसे जैसे ज्यादा ग्राहक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वैसे वैसे ये सर्विस देने वाले प्रोफेशनल्स के लिए और फायदेमंद बन जाता है। अच्छा। और जितने ज्यादा प्रोफेशनल्स जुड़ते हैं, ग्राहकों को उतनी ही ज्यादा और बेहतर सर्विसेज मिलती हैं, तो प्लेटफॉर्म सबके लिए बेहतर होता जाता है। और इससे फिर नए कॉम्पिटिटर्स के लिए आना मुश्किल हो जाता है। समझ गया। इसके अलावा निवेशकों का भरोसा भी एक बड़ा प्लस पॉइंट लग रहा है। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तो हैं ही शानदार, जीएमपी भी मजबूत है और एंकर निवेशकों ने भी अच्छा पैसा लगाया है इसमें। हाँ, ये एंकर इन्वेस्टर वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो आईपीओ खुलने से पहले ही एक फिक्स्ड प्राइस पर शेयर खरीदने का कमिटमेंट करते हैं। राइट। अर्बन कंपनी के केस में एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, सिंगापुर का जीआईसी, फिडेलिटी, नॉर्वे का सेंट्रल बैंक, नॉर्जेस बैंक, इन सब बड़े नामों ने आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 103 रुपए पर करीब 854 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। इनका पैसा लगाना अक्सर एक भरोसे का संकेत माना जाता है, क्योंकि ये लोग आमतौर पर लॉन्ग टर्म सोचकर निवेश करते हैं। और एक और मजबूत पॉइंट जो सोर्सेस में बताया गया है वो है इस मार्केट में ग्रोथ की बहुत ज्यादा संभावना। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का होम सर्विस मार्केट फिस्कल ईयर 25 में करीब 5.1 लाख करोड़ का था। बाप रे! हाँ, लेकिन इसका 1% से भी कम हिस्सा भी ऑनलाइन है। बिल्कुल, ये आंकड़ा दिखाता है कि अभी कितनी गुंजाइश है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ जाने का कितना बड़ा स्कोप है। जैसे जैसे लोग ऑनलाइन सर्विसेज अपनाएंगे, अर्बन कंपनी जैसी कंपनियों के लिए तो ग्रोथ के दरवाजे खुलते ही जाएंगे। वैल्यूएशन की बात करें तो एक एनालिस्ट हैं ईशांक गुप्ता, उनका जिक्र है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है करीब $1.7 बिलियन, वो शायद ठीक ठाक है अगर दूसरी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनियों से तुलना करें। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। तो संक्षेप में कहें तो पॉजिटिव्स है मार्केट लीडरशिप, टेक्नोलॉजी वाला मॉडल, नेटवर्क इफेक्ट, बड़े निवेशकों का भरोसा और एक बहुत बड़ा मार्केट जिसमें घुसने की संभावना है। ये सब मिलकर एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं। बिल्कुल, मौके तो दिख रहे हैं, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। चिंताएं क्या हैं, रिस्क क्या हैं? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल तो वही है मुनाफे की स्थिरता, जिसका हमने पहले जिक्र किया। हाँ, वो 211 करोड़ रुपए का टैक्स क्रेडिट वाला मुद्दा। अगर कंपनी का कोर बिजनेस अभी भी बहुत बड़ा मुनाफा नहीं कमा रहा है तो भविष्य में ग्रोथ कैसे आएगी? और यहीं पर वैल्यूएशन का सवाल उठता है कि क्या निवेशक भविष्य की उम्मीदों के लिए आज इतनी ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं? तो क्या वैल्यूएशन वाकई ज्यादा है? क्या कहते हैं सोर्सेस? देखिए, वैल्यूएशन के कई पैमाने होते हैं। अगर FY25 की कमाई पर PE रेशियो देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हाँ, तो वो इश्यू प्राइस के अपर बैंड पर करीब 62 गुना आता है। 62। हाँ, और प्राइस टू बुक वैल्यू PBV रेशियो करीब 6.5 गुना है। 62 का PE, ये बहुत ज्यादा नहीं है? अकेले में देखें तो शायद नई टेक कंपनियों के लिए ये अब नॉर्मल सा लगने लगा है, लेकिन यहाँ दो बातें हैं। पहली, जैसा हमने कहा, ये कमाई काफी हद तक वन टाइम टैक्स क्रेडिट से आई है। तो क्या हम उस कागजी कमाई के लिए 62 गुना कीमत दे रहे हैं? पॉइंट है। और दूसरी बात,
कुछ सोर्सेज के अनुसार ईवी सेल्स रेशियो देखें तो वो 11 से 13 गुना बताया जा रहा है, और अगर FY26 की पहली तिमाही के अनुमानित कमाई पर फॉरवर्ड पीई देखें तो वो तो 500 गुने से भी ज्यादा होने का अनुमान है। 500 गुना? हाँ, तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि बाजार भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद पहले से ही लगा के बैठा है। अगर कंपनी उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो शेयर पर दबाव आ सकता है। सही बात है। तो ये विरोधाभास है। एक तरफ मुनाफे की नींव थोड़ी कमजोर लगती है, दूसरी तरफ बाजार उसी कमाई के लिए बहुत ऊंची कीमत मांग रहा है। ये वैल्यूएशन वाला पॉइंट तो सोचने वाला है। इसके अलावा कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कुछ और ऑपरेशनल और मार्केट रिस्क का भी जिक्र है। जैसे कंपनी पहले घाटे में रही है, नए ग्राहक जोड़ने की कॉस्ट काफी ज्यादा है। हाँ, और उनका जो बिजनेस मॉडल है वो गिग वर्कर्स पर, मतलब फ्रीलांस सर्विस प्रोफेशनल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये अपने आप में एक बड़ा रिस्क है। गिग वर्कर्स पर निर्भरता रिस्क कैसे है? इससे तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती होगी ना? फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन ये दो धारी तलवार है। देखिए, ये गिग वर्कर्स कंपनी के एम्प्लॉय नहीं माने जाते हैं। हाँ, तो कंपनी को पीएफ, इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा नहीं उठाना पड़ता। लेकिन पूरी दुनिया में गिग इकोनॉमी को लेकर नियम बदल रहे हैं, सख्त हो रहे हैं। अच्छा। अगर भविष्य में भारत में भी नियम बदलते हैं और इन वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देना पड़ता है या उनके लिए कोई मिनिमम सोशल सिक्योरिटी जरूरी हो जाती है, तो अर्बन कंपनी जैसी कंपनियों की कॉस्ट एकदम से बहुत बढ़ सकती है। हाँ, ये तो हो सकता है। ये उनके पूरे बिजनेस मॉडल और मुनाफे को हिला सकता है। ये तो अहम बात है। प्रोस्पेक्टस में और क्या रिस्क बताएं? और भी कई है, जैसे टेक्नोलॉजी और डेटा सिक्योरिटी के रिस्क हैं, कुछ शहरों में ही सर्विस का होना, कैश फ्लो पर दबाव, प्रमोटर होल्डिंग से जुड़ी कुछ बातें। करीब 12-13 मुख्य रिस्क लिस्टेड हैं। हालांकि ये कई टेक कंपनियों में कॉमन होते हैं, पर ध्यान तो देना ही पड़ता है। कंपटीशन के बारे में क्या? कोई चुनौती नहीं है? चुनौती क्यों नहीं है? होम सर्विस का मार्केट बहुत बड़ा और बिखरा हुआ है। आज भी जो ट्रेडिशनल तरीके से काम करने वाले लोग हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटिशियन, उनका दबदबा है। हाँ, वो तो है। साथ ही कुछ और ऑनलाइन प्लेयर्स भी कोशिश कर रहे हैं। और एक और रिस्क होता है जिसे प्लेटफॉर्म डिसइंटरमीडिएशन कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब ये कि जब कोई ग्राहक और सर्विस प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए मिल जाते हैं, तो हो सकता है अगली बार वो प्लेटफॉर्म की फीस बचाने के चक्कर में आपस में ही डील कर लें। हाँ, सीधे ही। हाँ, और प्लेटफॉर्म को बाईपास कर दें। ये हर मार्केट प्लेस मॉडल के लिए एक चुनौती होती है। कंपनी को लगातार वैल्यू देनी पड़ती है ताकि लोग प्लेटफॉर्म पर बने रहें। और आखिर में लिस्टिंग के बाद शेयर कैसा परफॉर्म करेगा, ये भी तो तय नहीं है। इतना जोश और जीएमपी होने के बाद भी तो करते हैं, पर गारंटी नहीं। और लिस्टिंग के बाद शेयर कैसा चलेगा, ये तो लंबे समय में कंपनी के नतीजों पर, बाजार के मूड पर और ओवरऑल इकोनॉमी पर निर्भर करेगा। सही है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा उम्मीदों और ऊंचे वैल्यूएशन पर लिस्ट होने वाले आईपीओज में लिस्टिंग के कुछ टाइम बाद उतार चढ़ाव आता है, खासकर अगर कंपनी उम्मीदों पर खरी ना उतरे। हो सकता है कि ये ऊंचा वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म वालों के लिए ज्यादा मुनाफा ना छोड़े। तो ये थे कुछ मुख्य रिस्क और चिंताएं। अब जल्दी से इस आईपीओ की जरूरी तारीखें भी देख लेते हैं। आईपीओ 10 सितंबर 2025 को खुला था और 12 सितंबर को बंद हो जाएगा। हाँ, जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें शेयर मिले या नहीं, यानी अलॉटमेंट, वो करीब 15 सितंबर को पता चलेगा। ठीक है। और अगर सब ठीक रहा तो बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग शायद 17 सितंबर को हो सकती है। जी, ये तारीखें जरूरी है ध्यान में रखने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी सोर्सेस से मिली जानकारी को देखें तो अर्बन कंपनी का आईपीओ एक काफी दिलचस्प केस है। एक तरफ कंपनी की ग्रोथ स्टोरी है, बड़े मार्केट में लीडरशिप है, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल है, नेटवर्क इफेक्ट का फायदा है और बाजार का जोश भी है। तो दूसरी तरफ मुनाफे की असलियत और वो कितना टिकाऊ है, उस पर बड़ा सवाल है। वैल्यूएशन कई पैमानों पर काफी ऊंचा लग रहा है। गिग इकोनॉमी मॉडल से जुड़े रेगुलेटरी और ऑपरेशनल रिस्क है और कंपटीशन भी है। सही कहा। तो आखिर में एक निवेशक के लिए सवाल यही है कि क्या कंपनी की भविष्य में तेजी से बढ़ने की जो क्षमता दिख रही है वो उसके आज के ऊंचे वैल्यूएशन और उससे जुड़े रिस्क को जस्टिफाई करती है? बिल्कुल। ये एक पर्सनल फैसला है जो हर निवेशक को अपनी रिस्क लेने की क्षमता, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और कंपनी की कहानी पर अपने भरोसे के हिसाब से लेना होगा। कोई सीधा हाँ या ना का जवाब नहीं है इसमें। चलिए, अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक आखिरी विचार के साथ छोड़ते हैं श्रोताओं को। इस आईपीओ की फौरी कामयाबी या नाकामी से हटकर अगर देखें तो ये सोचना दिलचस्प है कि अर्बन कंपनी जैसी कंपनियां भारत में होम सर्विस जैसे इतने बड़े असंगठित बाजार को कैसे बदल रही हैं। हाँ, और साथ ही ये गिग इकोनॉमी के भविष्य पर भी एक तरह से रोशनी डालता है। जैसे जैसे ये सेक्टर बढ़ेगा,
इसमें रेगुलेशन और कंपटीशन दोनों का बढ़ना तय है। तो अर्बन कंपनी की ये यात्रा सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए भारत, टेक्नोलॉजी के असर और काम करने के नए तरीकों का भी एक आईना है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस बदलाव के सामाजिक और आर्थिक पहलू क्या होंगे और भविष्य में इस तरह के बिजनेस मॉडल कितने सस्टेनेबल साबित होंगे।